डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजी कॉलेज, भरतपुर से आज प्रैक्टिकल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी प्रैक्टिकल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अब प्रैक्टिकल की क्या ऐसी नेसेसिटी होती है? आर्ट्स में अगर आप पढ़ते होंगे तो प्रैक्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन साइंस में एक तरह से आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है और उसी का प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल साइंस जो है बड़ी साइंटिफिक होती है। साइंस जो है रिप्रोड्यूसिबल होती है। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो वो वेल एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंट है। अगर यदि वो आपके सिलेबस में आ चुका है तो वो रिप्रोड्यूसिबल है, वो कहीं भी किया जाएगा, उसका रिजल्ट उसी तरीके का आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट जो है वेल एस्टेब्लिश्ड है साइंटिफिकली, और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए जो मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है वो वेल स्टैंडर्डाइज्ड है, और उसके बेसिस पर जो रिजल्ट निकल के आते हैं उनको पूरी तरह से मान्यता प्राप्त होती है। तो प्रैक्टिकली जो भी थ्योरी पहले पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकली वो प्रूव हो चुका होता है तभी वो थ्योरी में आता है। तो ये साइंस का एक सिस्टम होता है। साइंटिफिक जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको प्रैक्टिकली करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये बीएससी पार्ट 1 का जूलॉजी का प्रैक्टिकल में मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल में, क्योंकि इस बार कोविड-19 आप लोग क्लासरूम में नहीं आ रहे हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन बीएससी पार्ट 1 प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले अब जो बच्चे एडमिट हो चुके हैं और जो क्लासरूम में नहीं आ पा रहे हैं और जो अभी गवर्नमेंट ने अलाउ भी नहीं किया है, तो जो आपके थ्योरी के पेपर हैं, थ्योरी के पेपर जैसे एनिमल डाइवर्सिटी है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, ये दूसरा पेपर है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी तीसरा पेपर है। तो ये जो थ्योरी के पेपर हैं इन्हीं के ऊपर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, यानी प्रैक्टिकल की जितनी भी एक्सरसाइजेस होंगी वो सारी इन तीनों पेपर के ऊपर बेस्ड होंगी। इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 पेपर हैं, इन 3 पेपर को पूरे सिलेबस में बांट कर प्रैक्टिकल का सिलेबस बनाया गया है, जो कि आपको थ्योरी में पढ़ना है तो प्रैक्टिकली आप उसको लेबोरेटरी में कैसे सीखते हैं और उनको एक्सरसाइज में डिवीजन किया गया है। तो यही पूरा एक प्रैक्टिकल का सिलेबस है और इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 है। यानी आप जब बीएससी करके निकलेंगे, बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2, बीएससी पार्ट 3, तो इसका टोटल जो एग्रीगेशन है वो 150 नंबर का होगा और एवरी ईयर आपको 50 नंबर का जूलॉजी का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब मैं ये डिस्कस करूंगा कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस क्या हैं। जैसे ही आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं तो कुछ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आगे के जो लेक्चर्स इस सीरीज में आएंगे उसमें आपको एक्सरसाइज वाइज आपको लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से सीख सकेंगे। माइक्रोस्कोप के बारे में आप 10th और 12th क्लासेस में पहले से ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी आपको माइक्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स हैं और बहुत सारी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है उसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाएगा। तो ये माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जब हम आपको कराएंगे तब अच्छे से आप उसको समझ सकें। दूसरी एक्सरसाइज जो होती है वो है परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन। जब आप 12th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, तो आपने जिसे कहना चाहिए कि टेम्परेरी स्लाइड बनाई थी। तो टेम्परेरी स्लाइड का मतलब ये था कि वो ज़्यादा समय तक आप नहीं रख सकते, 2-4 घंटे आपके लिए वो यूज़फुल होती है। उसके बाद उसमें डिटोरेशन होने लगता है, टिश्यू जो है खराब होने की उसमें संभावना बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे टाइम आगे चलता है। तो परमानेंट स्लाइड की यहाँ एक टेक्निक है, उसकी प्रिपरेशन आपको सिखाई जाएगी कैसे परमानेंट, जिसको आप काफ़ी सालों तक रख सकते हैं और परमानेंट स्लाइड्स दिखाई भी जाएंगी। तो इसकी एक सेपरेट मेथडोलॉजी है, ये सिंगल स्टेनिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। कलेक्शन एंड कल्चर मेथड्स। कलेक्शन एंड कल्चर मेथड्स का मतलब है कुछ एनिमल्स जो आपके उसमें है, कोर्स में है, जैसे प्रोटोजोअन्स वगैरह, उनको कैसे कलेक्ट किया जाए, उनको कैसे कल्चर किया जाए लेबोरेटरी में, ये आपको इस बीएससी पार्ट 1 में बताया जाएगा।
स्पेसिमेंस जो आपके कोर्स में है वो प्रोटोजोआ टीनोफोरा हो रहा है। तो ये स्पेसिमेन जो स्लाइड्स हैं या स्पेसिमेंस हैं, इनको आप लेबोरेटरी में देखेंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनका स्ट्रक्चर जानेंगे और उनकी टोटल जो बॉडी फंक्शनिंग है वो किस प्रकार से करते हैं और डिफरेंट उनके एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आप जानेंगे। नेक्स्ट आता है एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये डिसेक्शन में हुआ करते थे, क्योंकि अब डिसेक्शन बैन हो चुके हैं, तो ये सिंपली आप उनका स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये डिसेक्शन का एक तरह से रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये कोर्स में आपके हैं। नेक्स्ट आता है सेल बायोलॉजी है, माइटोसिस मियोसिस। सेल बायोलॉजी में आप जानते हैं कि सेल बायोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप स्टडी करते हैं और इसमें आपको माइटोसिस प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, लेबोरेटरी में आप हम स्लाइड बनवाएंगे, मियोसिस की भी आपको स्लाइड बनवाएंगे और वो कैसे लेबोरेटरी में आप उनको स्टडी कर सकते हैं उसको पूरा मेथड लिखना होता है और लेबोरेटरी में कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है अपना जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो जो कि आपका सेकंड पेपर है जेनेटिक्स का, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें ड्रोसोफिला की आप स्टडी करते हैं। जैसा कि आप जेनेटिक्स में पहले पढ़ भी चुके हैं कि ड्रोसोफिला एक बहुत आइडियल एनिमल होता है जेनेटिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो इसमें आप आइडेंटिफिकेशन पूरा ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला के बारे में जानेंगे, जो डिफरेंट वाइल्ड एंड म्यूटेंट टाइप है ड्रोसोफिला के उसकी स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ परमानेंट प्रिपेयर्ड स्लाइड्स जो ब्लड ग्रुप की आपको बनवाई जाएगी। इन स्लाइड्स में आप ये देखेंगे कि जो डिफरेंट 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी पूरी मेथडोलॉजी आपको बताई जाएगी। आरएस फैक्टर क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जो लास्ट आपकी एक्सरसाइज है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे कि फ्रॉग और चिक की आप स्टडी करेंगे। फ्रॉग की डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंटल फेजेस हैं उसके बारे में आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी। चिक चिक में खास तौर से आपको डिफरेंट आवर्स में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी और उसमें से आप जो हैं उनके ऊपर कमेंट्स करेंगे और अपने रिकॉर्ड्स में लिखेंगे। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जब आप फाइनल एग्जाम में ये सारी एक्सरसाइज इससे पहले जब कर चुके होंगे, आपको सिखाई जा चुकी होंगी, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आपकी स्कीम क्या होगी जब आप फाइनल एग्जामिनेशन देने जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतना सारा सिलेबस पढ़ने के बाद कौन से पोर्शन में से कितना पूछा जाएगा। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेशन एनाटॉमी एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिसेक्शन का पार्ट था उसमें आपको सिर्फ उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना है और इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाना है। तो ये पहली एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज जो होगी परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड्स, यानी आपको एक कोई टिश्यू दिया जाएगा या कोई टिश्यू आपके जो कोर्सेज में है, आप सिलेबस की किताब देखेंगे जब हम आपको उसको कराएंगे तब और डिटेल में बताएंगे। तो उसकी परमानेंट स्लाइड आपको बना के दिखानी होगी अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को और उसके बारे में उसका डायग्राम और उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज इन सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे माइटोसिस है, मियोसिस है, जेनेटिक्स के रिलेटेड ड्रोसोफिला के जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें से आपको एक या दो एक्सरसाइज मिलेगी। और नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स ऑफ स्पॉट्स, यानी आपको 8 स्पॉट्स दिए जाएंगे। 8 स्पॉट्स में आपको हर स्पॉट्स के लिए 2 या 3 मिनट दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बारे में आप अगर समूचा एनिमल है तो उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर कमेंट लिखेंगे और उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। तब जाकर ये पूरी एक स्पॉट का जिसे कहना चाहिए प्रोसेस पूरा होता है। तो इस तरह से आपको 8 स्पॉट मिलेंगे और उन 8 स्पॉट्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर आता है वाइवा। वाइवा में आपका पूरा जो सिलेबस है उसमें एग्जामिनर आपको बुलाएगा और आपका रिकॉर्ड वगैरह सारा देखेगा और आपसे पूछेगा आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है। वो कुछ भी पूछ सकता है, सिलेबस बेस्ड जो प्रैक्टिकल का आपका जितना भी सिलेबस है उसमें से आपका पूछा जा सकता है। हालांकि वाइवा आपका 5 नंबर का होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं उनके ऊपर पड़ता है।
तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी जो पर्सनल लेवल पर आपने कॉपी में कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा सा वाइवा दे जाते हैं, और अगर उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं या उनके एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे नहीं गए हैं एग्जामिनेशन में, तो वाइवा जो है उसको कवर अप कर देता है और उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए जब आपको अच्छी नॉलेज होगी तभी आप अच्छा वाइवा दे सकेंगे। तो जो भी इसके लिए एक तरीका ये भी है कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे रिलेटेड 4 या 5 या 6 क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि जब आप एग्जामिनर के पास जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे यही पूछता है कि क्या कर रहे थे। तो आपने माना कि बताया कि मैं सर जो है सेल बायोलॉजी का ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था माइटोसिस, तो आपको माइटोसिस के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपने बताया कि मैं सब ब्लड ग्रुप कर रहा था तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ब्लड ग्रुप, कैसे, अगर वो पूछते हैं कि हाउ इट इज डन, देन यू शुड टेल दैट कि भाई इस तरह से इसको किया जाए। तो इस तरह से आप अपना वाइवा को सही कर सकते हैं। और ये जो है पूरे 50 नंबर का जिससे कहना चाहिए कई बार रिफ्लेक्शन जाता है। और लास्ट में आपका क्लास रिकॉर्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस राउंड द ईयर करनी पड़ती हैं और सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो जो भी आप करते हैं क्लास में प्रैक्टिकली, उसको आप क्लास रिकॉर्ड जो है क्लास रिकॉर्ड में लिखना पड़ता है और अपने जो आपका जो कंसर्निंग टीचर है उससे चेक कराना होता है। तो ये जो है क्लास रिकॉर्ड आपके सामने आपका एग्जामिनर आपके देखेगा। यदि वो चेक नहीं है, प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है, डायग्राम अच्छे नहीं बने हुए हैं, साइंटिफिकली नहीं लिखा गया है, तो ये एक बैड रिफ्लेक्शन देता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से उसको लिखा है, अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखा है, तो ये एक अच्छा जिससे कहना चाहिए कि आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा जाएगा। तो ये आज मैंने आपको प्रैक्टिकल के बारे में, इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि थ्योरी के ऊपर ही आपका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। जो थ्योरी में आपके 3 पेपर हैं उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिकल बेस्ड होगा और उनसे रिलेटेड अलग अलग एक्सरसाइज आप लेबोरेटरी में करेंगे। और प्रैक्टिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप अपने टीचर से भी पूछिए, कि प्रैक्टिकल कोई भी एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं किसी एक्सरसाइज को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, और इसको करने से या ये अगर ये रिजल्ट आते हैं तो ऐसे रिजल्ट क्यों आए हैं। तो ऐसे अगर आप, यू शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, और तभी उस प्रैक्टिकल का एक रियल मीनिंग आप समझ पाएंगे। अदरवाइज ये रूटीन एक्सरसाइज प्रैक्टिकली आप जो करते हैं एक ले मैन को भी आप पकड़ा देंगे तो वो भी कर देगा। लेकिन यू शुड नो कि अगर आपको कोई एक्सरसाइज दी गई है तो वो क्यों दी गई है, उसका क्या लॉजिक है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सब आपको जब आप लेबोरेटरी में आएंगे तब आपको बताएं। एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।